तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी चोरी को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम साक्षी होता है और वो 8 महीने से प्रेग्नेंट होती है। और वो एक एनजीओ में काम करती थी क्योंकि उसे बच्चों के साथ खेलना और उनका ख्याल रखना बहुत पसंद था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है जिसका नाम हेमंत होता है और फिर दोनों साथ में ही मजे से गोलगप्पे खाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ आदमी दिखाई पड़ते हैं जिन्हें देखकर हेमंत काफी घबरा जाता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो उससे कुछ चाहते हो। तो हेमंत तुरंत ही अपनी वाइफ को लेकर घर निकल जाता है। हेमंत का एक ड्राइवर भी था जिसका नाम कजला था और वो हेमंत के यहाँ ड्राइवरी का काम करता था। अब एक रात साक्षी आराम से सो रही होती है, तभी उसकी नींद किसी के दर्द के कराहने की आवाज से खुलती है, जिसे सुनकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे हेमंत को कोई मार रहा हो। साक्षी जब नीचे जाती है तो देखती है कि कुछ गुंडे घर में घुसकर हेमंत को बुरी तरह से मार रहे थे। ये वही बदमाश थे जो रोड पर हेमंत को घूर रहे थे। उन गुंडों का लीडर हेमंत से कहता है कि तुम्हारे पास 24 घंटे तक का टाइम है, तो जल्द से जल्द पैसे लौटा दो वरना तुम दोनों को ही सुलटा दूंगा। और इतना कहकर वहां से चला जाता है। ये सब हो जाने के बाद हेमंत साक्षी को बताता है कि मैंने एक बिजनेस खोलने के लिए पैसे उधार लिए थे, लेकिन जिसके साथ बिजनेस खोलना था वही पैसे लेकर भाग गया और अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उधार चुका सकूं, इसीलिए ये लोग मुझे मारने के लिए आए थे। साक्षी ये सब सुनने के बाद कहती है कि हमें कुछ दिनों के लिए कहीं दूर जाकर छुप जाना चाहिए क्योंकि अभी सिर्फ हम दोनों की बात नहीं है, हमारा बच्चा भी आने वाला है। अब उन दोनों को तो ऐसी कोई जगह नहीं पता थी जहाँ पर जाकर वो छुप सके, तो वो कजला से सलाह लेने के लिए उसे बुलाते हैं। कजला बताता है कि मेरा ही एक गाँव है जहाँ ज्यादा घर नहीं है और वहाँ कोई ज्यादा आता जाता भी नहीं है, इसलिए आप लोग वहाँ जाकर रह सकते हैं और मेरी बीवी गाँव में ही रहती है तो वो साक्षी का ख्याल रखेगी। अब वो तीनों कार से गाँव के लिए रवाना हो जाते हैं और एक घने गन्ने के खेत में पहुंच जाते हैं। कजला कहता है कि इन गन्नों के खेत से ही रास्ता जाता है, तो आप दोनों यहाँ से जाइए, आपको घर मिल जाएगा। और इतना कहकर वो गाड़ी पार्क करने चला जाता है। अब हेमंत और साक्षी खेतों के बीच बने पगडंडी के रास्ते जा रहे होते हैं और चलते चलते एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर से कई रास्ते निकल रहे थे। हेमंत साक्षी को वहीं पर बैठा देता है और वापिस आने का वादा करके खुद ही सही रास्ता ढूंढ निकालने के लिए चला जाता है। अब हेमंत का इंतजार करते करते रात हो जाती है, लेकिन हेमंत अब तक वापस नहीं आया था, तो साक्षी खुद ही रास्ता खोजते हुए उस अंधेरी रात में हेमंत को ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद साक्षी को एक बंद घर दिखाई पड़ता है, तो वो उसकी ओर जाती है। फिर वहीं पर उसे हेमंत मिल जाता है। हेमंत के साथ एक औरत भी आई होती है जो कि कजला की धर्म पत्नी थी जिसका नाम भानु देवी था। हेमंत को देखते ही साक्षी के सांस में सांस आती है और वो उसे गले से लगा लेती है क्योंकि अंधेरी रात में एक अनजान जगह पर घने खेत में अकेले भटक जाना दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी था। अब हम देखते हैं कि भानु देवी खाना बना रही होती है। तभी साक्षी उससे सवाल करती है कि ये घर किसका है और जो पीछे कमरा है उसमें कौन रहता था। भानु देवी बताती है कि ये हमारा ही घर है और उस कमरे में मेरे देवर योगेश रहते थे, लेकिन फिर योगेश के मर जाने के बाद हम ये घर छोड़कर चले गए। अब तुम लोग यहाँ आए हो तो ये घर खुला है, वरना ये बंद ही रहता। अब खाना पीना हो जाने के बाद कजला और उसकी पत्नी अपने घर की ओर निकल जाते हैं और हेमंत और साक्षी उसी घर में आराम से सो जाते हैं। अब सुबह होने पर कजला हेमंत को अपने खेत दिखाने के लिए कहता है, तो हेमंत उसके साथ चला जाता है। साक्षी का भी बहुत मन था खेतों को देखने का, लेकिन उससे किसी ने भी नहीं पूछा था, तो वो भानु देवी को ही साथ में चलने को कहती है, लेकिन भानु देवी हल्का सा मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। एक रात गुजारने पर साक्षी को ये समझ आया था कि कजला और भानु देवी अभी भी वैसे ही पुरानी परंपराएं मानते आ रहे हैं और वो उस समाज से ताल्लुक रखते हैं जहाँ मर्दों को काम करने और औरतों को घर संभालने जैसी सोच को माना जाता है। अब साक्षी वहाँ अकेले ही रह गई थी, तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए इधर उधर टहलने लग जाती है। तभी उसकी नजर उसी कमरे पर जाती है जो कमरा उसने रात में देखा था। जब वो उस कमरे को खोलती है तो हर जगह कोयले जैसा नजर आ रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने कभी कमरे में आग लगाई हो। साक्षी को उस कमरे में कुछ खास दिखाई नहीं पड़ता, तो वो और एक्सप्लोर करने के लिए खेतों की तरफ निकल जाती है। थोड़ी दूर
दूर चलने पर उसे काफी बड़ा कुआं दिखाई पड़ता है। साक्षी उस कुएं में झांकने लग जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है जिसे महसूस करते ही वो डर जाती है। लेकिन फिर पता चलता है कि उसे डराने वाला उसका पति ही था, जो कि उसके साथ मजाक कर रहा था। रात होने पर हेमंत बताता है कि पैसों का जुगाड़ हो रहा है, जिसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं कल सुबह कजला के साथ शहर के लिए निकल जाऊंगा। साक्षी हेमंत के बिना नहीं रहना चाहती थी, तो वो भी साथ में ही चलने की जिद करने लग जाती है। हेमंत उसे समझाता है कि हमारे बच्चे के लिए बेहतर यही है कि तुम अभी यहीं पर रहो, और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भानु देवी तो है ही, और पैसों का इंतजाम होते ही जल्द ही आ जाऊंगा। अब साक्षी इस बात से परेशान थी कि वो इस गांव में अकेले कैसे रहेगी, जहां फोन का नेटवर्क भी नहीं आता हो। लेकिन भानु देवी उसके साथ काफी अच्छे से रहने लग जाती है, और साक्षी भी अपना सारा दिन उन्हीं के साथ रहकर बिताने लग जाती है। और जो अब तक साक्षी के मन में अकेले रहने को लेकर सवाल थे, वो सब अब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब उसे भानु देवी के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था। एक दिन साक्षी जब सुबह उठकर बाहर जाती है तो देखती है कि एक औरत लकड़ियां काट रही होती है और साक्षी को अजीब तरह से घूरे जा रही होती है। साक्षी तभी नोटिस करती है कि उसके पेट पर काफी बड़ा निशान बना हुआ है, और देखकर लग रहा था कि जैसे उसका पेट किसी चीज से काटा गया हो। साक्षी के पूछने पर भानु देवी बताती है कि ये औरत मेरे बेटे राजवीर की पत्नी है, जिसका नाम रानी है। कुछ साल पहले की बात है, जब रानी पेट से थी, और तब हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन जब 8 महीने बीते तो रानी अचानक से कहीं गायब हो गई। जब हमने हर जगह ढूंढा तो वो हमें खेतों में पेट के बल पड़ी मिली। पेट के बल गिरने के बाद बच्चा पेट में ही मर गया था, जिसकी वजह से पेट काट कर मरे हुए बच्चे को बाहर निकालना पड़ गया, और इसीलिए उसके पेट में निशान है, जो कि आज भी हमें उस भयानक दिन की याद दिलाता है। बच्चे के मरने के बाद रानी वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, और तब से उसने बोलना ही बंद कर दिया। उसके बाद से मेरा बेटा राजवीर शहर चला गया और अब वहीं पर रहता है। भानु देवी भले ही रानी को लेकर चिंता दिखा रही थी, लेकिन हर वक्त रानी को खरी खोटी सुनाया करती थी, जैसे कि वो उनकी बहू नहीं बल्कि कोई नौकरानी हो। अब हम देखते हैं कि रात तक सारे काम निपटाने के बाद भानु देवी रानी के साथ अपने घर की ओर निकल जाती है, और साक्षी सोने की तैयारी करने लग जाती है। तभी उसे मेन दरवाजे पर एक छोटा लड़का दिखाई पड़ता है। साक्षी को बच्चों से काफी लगाव था, तो उस बच्चे को देखने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन बच्चा उसे दिखाई नहीं पड़ता। साक्षी बच्चे को ढूंढने लग जाती है, तो उसे एक और बच्चा दिखाई पड़ता है। ऐसे ही करते करते उसे 3 बच्चे दिखते हैं, जो कि इधर से उधर भाग रहे थे और पल पल में गायब होते जा रहे थे। साक्षी को बच्चे उसी कमरे में जाते दिखते हैं जो कमरा जला हुआ दिखाई पड़ता था, तो वो उनके पास जाने लग जाती है, लेकिन तभी पीछे से भानु देवी आ जाती हैं और उसे कमरे में लेकर चली जाती हैं। साक्षी जब बताती है कि उसे 3 बच्चे दिखाई पड़े, तो भानु देवी काफी घबरा जाती है, जैसे कि उन्होंने पता नहीं क्या ही सुन लिया हो, और डर के मारे सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती हैं। भानु देवी डरते हुए कहती हैं कि अब तुम्हें अगर वो बच्चे दिखे तो उनके पास मत जाना, और उनसे कभी भी बात करने की कोशिश भी मत करना। ये सब बातें सुनकर साक्षी के मन में कई सवाल आने लग जाते हैं कि भानु देवी बच्चों से बात करने को मना क्यों कर रही हैं। तो वो जिद करती है कि चाहे जो हो, लेकिन मैं तो बच्चों के साथ खेलूंगी ही। भानु देवी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि रानी ने भी तुम्हारी तरह अपनी मनमानी करने की कोशिश की थी, इसीलिए उसका ये हाल हो गया, और तुम भी वैसा ही कर रही हो, जो कि बहुत गलत हो सकता है। अब इस बहसबाजी के बाद से वहाँ का माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्यार अब तक भानु देवी और साक्षी के बीच दिख रहा था, वो अब खत्म सा हो जाता है। अगले दिन साक्षी को अब फिर से वही बच्चे दिखाई पड़ते हैं, तो वो छुप छुप के उनका पीछा करने लग जाती है। वो तीनों बच्चे उसी कमरे के अंदर भागते हैं जहाँ वो पिछली रात गए हुए थे। साक्षी जब वहाँ जाती है तो उसे उस कमरे के बाहर ही एक पुराना रेडियो रखा मिलता है, जिसमें कि किसी औरत की लोरी सुनाने की आवाज आ रही होती है। साक्षी उस रेडियो को उठा लेती है और उस कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। जब वो बाहर आती है तो भानु देवी उसे देख लेती है, और भानु देवी की नजर सीधा उस रेडियो पर जाती है जो साक्षी के हाथ में था। उस रेडियो को देखते ही भानु देवी गुस्से में आकर साक्षी के हाथ से रेडियो छीन कर फेंक देती है, और कहती है कि तुम अगर अपना भला चाहती हो तो उन बच्चों से दूर रहो, और ये मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। भानु देवी की ये हरकत देखकर साक्षी भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं अपना भला खुद से देख सकती हूँ, इसलिए आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और आप जो दिखती हो वो हो ही नहीं। आप जो रानी के साथ बर्ताव करती हो वही आपकी असलियत है। इस बात पर भानु देवी कहती है कि वो औरत एक लड़का पैदा नहीं कर पाई तो वो क्या ही औरत है। अब यहाँ पर उन दोनों में एकदम अच्छे से टकरार हो गई थी, जिससे कि साक्षी को ये तो पता चल गया था कि भानु देवी कुछ ठीक औरत तो नहीं है, और इस घर के कई राज हैं जो कि भानु देवी जानती हैं लेकिन उससे छुपा रही हैं।
रात होने पर हम देखते हैं कि हेमंत अब वापस आ जाता है, तो उसे देखते ही साक्षी उसे जोर से गले लगाकर रोने लग जाती है, क्योंकि उस वक्त वही एक लौता इंसान था जिस पर वो भरोसा कर सकती थी। साक्षी रोते हुए हेमंत को बताती है कि भानु देवी अच्छी औरत नहीं है और वो हमारे बच्चे के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए मुझे अब यहाँ नहीं रहना और इसी वक्त मुझे यहाँ से जाना है। अब साक्षी ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था, जिसे देखते हुए हेमंत वहाँ से निकल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोनों ही लोग घर से निकल रहे होते हैं कि तभी अचानक से कजला हेमंत के सर पर डंडे से वार कर देता है, जिससे कि हेमंत तुरंत ही बेहोश हो जाता है और भानु देवी साक्षी को कुछ सुंघा देती है, जिससे कि वो भी बेहोश हो जाती है। साक्षी को जब हल्का हल्का होश आता है तो वो अपने आप को एक तांत्रिक बाबा के सामने पाती है, जो कि उसके ऊपर कोई जादू टोना कर रहा था और वहीं पर हेमंत जख्मी हालत में बंधा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि भानु देवी साक्षी को घर ले जाकर बेड से बांध देती हैं और एक कहानी सुनाने को कहती हैं। भानु देवी बताती है कि बहुत साल पहले की बात है, जब मेरे देवर की शादी सुनैनी नाम की लड़की से की गई थी। नाम उसका सुनैनी था, लेकिन सीरत से एकदम डायन थी और उसके पैर घर पर पड़ते ही मेरा परिवार उजड़ गया। मेरे 4 बेटे थे, जिसमें से राजवीर सबसे बड़ा था और बाकी सब छोटे थे। सुनैनी ने पता नहीं क्या जादू किया था कि मेरे 3 छोटे बेटे उसी के साथ खेलते रहते थे। मैंने हर तरीके आजमा लिए, लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ ही नहीं रहते थे, बस उसी के साथ वक्त बिताते थे, जिस वजह से मुझे बहुत ही चिंता होने लगी। फिर कुछ दिन बाद सुनैनी पेट से हो गई, तो मुझे लगा कि अब वो अपने बच्चे पर ध्यान देगी और मेरे बच्चों के साथ नहीं खेलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके पति ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो मेरे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ती थी। और एक दिन पति पत्नी के बीच बहुत झगड़ा हुआ, तो सुनैनी ने अपने पति को चाकू घोंप कर ही मार डाला। फिर उसके बाद उसने अपना पेट उसी चाकू से चीर लिया और वहीं पर बने कुएं में कूद गई, लेकिन वो अकेले नहीं कूदी, बल्कि वो मेरे तीनों बेटों को भी साथ ले गई, जिससे कि उनकी मौत हो गई। कुछ सालों बाद मेरे बेटे राजवीर की शादी रानी से हुई। फिर कुछ टाइम बाद रानी प्रेग्नेंट भी हो गई। रानी का जब 8वां महीना चल रहा था तो उसे भी वो 3 बच्चे और सुनैनी दिखाई देने लगे और उस डायन सुनैनी के जाल में फंसकर रानी ने भी अपना पेट चाकू से चीर लिया। हमने राजवीर की 2-3 बार और शादी कराई, लेकिन जब भी बच्चा होने वाला होता तो वो डायन सुनैनी बच्चों को मार डालती। अब हमने राजवीर की फिर से शादी कराई है, लेकिन इस बार गाँव में नहीं बल्कि शहर में शादी कराई और अब उसकी बीवी पेट से है। तांत्रिक बाबा ने कहा है कि अगर कोई औरत जो 8 महीने से प्रेग्नेंट है, वो अगर इस घर में 3 दिन डायन के साये से बचकर रह जाए तो हमारे इस घर पर लगा श्राप खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमने तुम्हें पकड़ा है ताकि तुम यहाँ रहो और इस घर का श्राप मिट जाए और तब फिर हमें हमारे घर का वारिस मिल जाएगा। साक्षी उस वक्त पूरे होश में नहीं थी कि उससे लड़ सके, इसलिए वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाती और भानु देवी उसे बांधकर वहाँ से चली जाती है। अब सुबह होने पर साक्षी को जब होश आता है तो अपने आप को ऐसा बंधा देखकर एकदम घबरा जाती है, लेकिन वो रस्सी से खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाती है। वो बाहर निकलकर हर जगह जाकर हेमंत को ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे हेमंत कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। वो उसे ढूंढने के लिए उसी कमरे में जाती है जहाँ पर भूतिया चीजें हो रही थी, लेकिन वहाँ भी उसे हेमंत नहीं मिलता। तभी वहीं पर अचानक से कहीं से वही रेडियो आ जाता है जो भानु देवी ने फेंका था और उसमें वही लोरी बज रही थी जो सुनैनी बच्चों को सुनाया करती थी। साक्षी डर के मारे दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वही 3 बच्चे खड़े होते हैं जो कि दिखने में काफी डरावने लग रहे थे। वो बच्चे साक्षी से कहते हैं कि तुम्हारे पेट में बच्ची है ना, हमने आज तक छोटी बच्ची नहीं देखी, तो हमें दिखाओ ना। वो लोग आएंगे और इसे भी ले जाएंगे और ऐसे ही डरावनी आवाज में बोलते हुए वो तीनों बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं। साक्षी अब वहाँ से बाहर निकलने के लिए खेतों से जाने लगती है, लेकिन उसे बार बार वही 3 बच्चे दिखाई दे रहे होते हैं जिनके साथ सुनैनी छुपन छुपाई खेल रही थी। वो इधर से उधर डरते डरते भटकते हुए उसी कुएं के पास पहुंच जाती है जहां वो पहले एक बार गई थी। तभी उसको एक तरह का विजन दिखाई पड़ता है जिसमें कि सुनैनी और वो 3 बच्चे कुएं में कूदते हुए दिखाई पड़ते हैं। साक्षी घबराते हुए कुएं में झांक कर देखती है तो वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। तब उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी वो देख रही है वो उसका बस भ्रम है और कुछ भी नहीं। अब वो उस जगह से निकलने की पूरी कोशिश करने लग जाती है, लेकिन वो जिस भी रास्ते से जाती वो रास्ता बंद ही निकल रहा था। जो घर था वो गन्ने के खेतों के बिल्कुल बीचों बीच था और उन्हीं खेतों के बीच कई पतले रास्ते बने थे, लेकिन एक भी रास्ता बाहर की ओर जाते नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से साक्षी काफी परेशान हो जाती है। अब कुछ देर बाद उसे फिर से ऐसे कुछ विजन्स आते हैं जैसे कि वहाँ पर कजला, भानु देवी और उसका बेटा राजवीर उसे ढूंढ रहे हो, तो वो उसी कमरे में छुप जाती है जो कि भूतिया था। फिर तभी उसके कपड़े बदल जाते हैं और ठीक वैसे ही कपड़े आ जाते हैं जैसे सुनैनी ने पहन रखे थे। तभी भानु
भानुदेवी और राजवीर वहाँ आ जाते हैं और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसको जिंदा ही जला देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद साक्षी को एहसास होता है कि ये सब कुछ एक बस भ्रम था, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये विजन्स क्यों आ रहे हैं। यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि शायद सुनैनी साक्षी को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी और शायद भानुदेवी की फैमिली ने उसके साथ कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसने गलत कदम उठाए थे। लेकिन यहाँ पर चीजें ज्यादा क्लियर नहीं होती। अब साक्षी एक तरकीब लगाती है और अपने दुपट्टे पर कोयले से उस जगह का मैप बनाने लग जाती है, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि वो कहाँ तक गई है और कौन सा रास्ता बंद है। अब मैप के हिसाब से वो हर रास्ते में जाकर बाहर की ओर जाने का रास्ता खोजने लग जाती है, लेकिन घंटों तक मशक्कत करने के बाद भी उसे हर रास्ते बंद ही मिलते हैं। तो वो वहीं बीच खेत में थक हार कर सो जाती है। अब अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे बहुत जोरों की भूख लगती है, तो वो भागकर रसोई की तरफ जाती है और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगती है, पर उसे हर डब्बा खाली ही मिल रहा होता है। तभी उसे एक डब्बे में कुछ खाने को मिलता है, जो कि पता नहीं सही था भी या नहीं, लेकिन उसके पेट में बच्चा था, तो उसके खातिर वो उस चीज को खाने लग जाती है ताकि उसका शरीर चलता रहे और बच्चा जिंदा रहे। साक्षी खुद को एकदम लाचार और बेबस सा फील कर रही थी, क्योंकि वहाँ कोई तो ताकत थी जो उसे घर से दूर जाने से रोक रही थी, और अभी सिर्फ एक दिन ही बीता था और 2 दिन और उसी भूतिया जगह पर बिताने थे। साक्षी अब फैसला करती है कि अब जो कुछ यहाँ मुझे दिख रहा है या हो रहा है वो उससे भागेगी नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करेगी ताकि इस घर के राज खुल सकें। अब उसे फिर से सुनैनी और वो 3 बच्चे दिखाई पड़ते हैं जो कि खाट पे बैठे खेल रहे थे। बच्चे सुनैनी से वही सवाल कर रहे होते हैं कि आपके पेट में छोटी बच्ची है ना, और छोटी बच्ची कैसी दिखती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सुनैनी पेट से थी और उसे एक लड़की होने वाली थी और वो बच्चे उसके आने का इंतजार कर रहे थे। एक तरह से साक्षी के सामने सुनैनी की जिंदगी का एक किस्सा चल रहा था, शायद ये दिखाने के लिए कि असलियत में सुनैनी के साथ हुआ क्या था। अब तभी वहाँ पर भानुदेवी और सुनैनी का पति योगेश आ जाता है और उसे डंडे से मारने के लिए दौड़ पड़ता है। साक्षी उसके पीछे खेतों में जाती है तो देखती है कि योगेश सुनैनी को बेरहमी से डंडे से पीटे जा रहा था। वो 3 बच्चे सुनैनी से बहुत प्यार करते थे और वो अपनी छोटी माई को बचाने के लिए उसके हाथ में चाकू पकड़ा देते हैं ताकि वो उस वक्त हो रहे जुल्म का सामना कर सके। योगेश उसे इसलिए मार रहा था क्योंकि उसके पेट से लड़का नहीं बल्कि एक लड़की जन्म लेने वाली थी, और सुनैनी के चाकू दिखाने पर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बुरी तरह से उसे मारने लग जाता है। बच्चे योगेश को रोकने के लिए उसके पैर पकड़ने लग जाते हैं कि तभी योगेश का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा उसी चाकू पर जा गिरता है जो सुनैनी के हाथ में था, जिससे कि उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। अब भानुदेवी वहाँ पर आ जाती है और उस पर इल्जाम लगाने लगती है कि उसने अपने पति को ही मार डाला, और चिल्ला चिल्ला कर राजवीर और कजला को बुलाने लग जाती है और यहीं पर ये विजन खत्म हो जाता है। अब साक्षी को एक और विजन दिखाई पड़ता है कि रानी चाकू से अपना पेट काट रही है और वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रही बल्कि सुनैनी ऐसा करवा रही है, और राजवीर की बाकी जितनी बीवियां रही सबके साथ ऐसा ही हुआ था। अब सुनैनी साक्षी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे चाकू पकड़ाने लग जाती है, लेकिन साक्षी उसे कहती है कि वो अपने बच्चे को नहीं मारेगी और उसे कुछ भी नहीं होने देगी। इसके बाद साक्षी को फिर से एक विजन आता है कि उस कमरे में आग लग गई है जहाँ पर भूतिया चीजें हो रही थी, लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। तभी अचानक से उसका पेट काला पड़ने लग जाता है जैसे कि कोई जला रहा हो, और फिर उसको बहुत जोरों का दर्द भी होना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसके बगल में एक छोटी सी बच्ची लेटी होती है, जिसे देखकर फील हो रहा होता है कि जैसे अभी ही पैदा हुई हो। तभी वहाँ पर वो 3 बच्चे आते हैं और कहते हैं कि हम इसका ध्यान रखेंगे और उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। अब साक्षी को जब होश आता है तब उसे ऐसा लगता है कि जो वो बच्ची थी वो उसी की थी और अब वो गायब है, तो वो उसे ढूंढने निकल जाती है। बच्ची को ढूंढते हुए वो कुएं के पास पहुंच जाती है तो वो देखती है कि राजवीर उसकी बच्ची को कुएं में फेंक रहा होता है। साक्षी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन भानुदेवी उसे पकड़ लेती है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उसमें साक्षी ही सुनैनी के रूप में थी, ताकि साक्षी को एहसास हो सके कि सुनैनी के साथ क्या क्या बुरा किया गया था। एक तरह से मान लीजिए कि सुनैनी साक्षी को अपनी जगह रखकर उसकी जिंदगी में हुए अन्याय को दिखा रही थी। हम देखते हैं कि वहाँ एक बाबा भी मौजूद होता है और वहाँ एक तरह की कोई रस्म निभाई जा रही होती है, जिसमें कि वो लोग बच्ची की बलि दे रहे होते हैं ताकि उनकी फसल अच्छी हो सके। साक्षी रो रो कर चिल्लाती रह जाती है, लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था और राजवीर बच्ची को कुएं में फेंक देता है। साक्षी दौड़कर कुएं में जाकर देखती है तो उसे कुआं पूरी बच्चियों से भरा दिखाई पड़ता है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये रस्म पहली बार नहीं हो रही थी बल्कि ये नीच काम कई बार किया जा चुका था। अब इसके बाद साक्षी को उसी लोरी की आवाज सुनाई पड़ने लग जाती है जो रेडियो में बजा करती
थी। साक्षी जब उस आवाज के पीछे पीछे जाती है तो उसे वही 3 बच्चे दिखाई पड़ते हैं जो कि उसके सामने चाकू लेकर खड़े होते हैं और साक्षी से कहते हैं कि हमें तुम्हारी बच्ची के साथ खेलना है। तभी वहाँ पर सुनैनी एक डरावने रूप में आ जाती है और साक्षी को चाकू लेकर खुद से ही अपना पेट काट कर अपने बच्चे को मारने के लिए मजबूर करने लग जाती है। तभी वहाँ से सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि साक्षी एकदम शांति से घर के बाहर कुर्सी पर बैठी हुई थी और वहाँ पर अब भानु देवी, हेमंत और कजला आ जाते हैं। साक्षी को वहाँ रहते हुए 3 दिन बीत गए थे, तो जिस चीज के लिए भानु और कजला ने उसे रोक रखा था वो काम अब पूरा हो गया था, तो उन्होंने हेमंत को छोड़ दिया था। हेमंत साक्षी से कहता है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं, हमें यहाँ से तुरंत ही निकल जाना चाहिए। लेकिन साक्षी कहती है कि जब तक मैं इस कहानी के किरदारों को बेनकाब न कर दूं तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब सीन फिर से उसी जगह पर शिफ्ट होता है जब सुनैनी साक्षी को अपना पेट काटने के लिए मजबूर कर रही थी। साक्षी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं इन 3 दिनों में वो सारा दर्द महसूस कर चुकी हूँ, इसलिए ऐसा करके ये कहानी अब दोबारा मत दोहराओ। मुझे मौका दो कि मैं तुम्हारी कहानी इन खेतों के बाहर ले जा सकूं। मैं उस हर माँ के लिए आवाज उठाऊंगी जिनके साथ ये अन्याय हुआ है और ये एक माँ का दूसरी माँ से वादा है। उसकी बातें सुनकर सुनैनी जो अब तक ऐसे ही करके बच्चों को मारते आ रही थी वो रुक जाती है और साक्षी को जाने देती है। साक्षी बताती है कि भानु देवी, कजला और उसके बेटे राजवीर ने सुनैनी को जिंदा जला डाला था क्योंकि योगेश की मौत हो गई थी, लेकिन उसको सुनैनी ने नहीं मारा था बल्कि वो एक हादसा था। सुनैनी जलने के बाद तब भी जिंदा थी और इन लोगों ने उसे ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ दिया था। उसी जली हुई हालत में तभी उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन वहाँ पर तब भी उसे देखने कोई नहीं आया। लेकिन वो 3 बच्चे वहाँ पर आए जो सुनैनी के साथ हमेशा खेलते रहते थे। अब यहाँ पर ये बात निकलकर सामने आती है कि भानु देवी का परिवार ये चाहता था कि उनके घर में सिर्फ लड़के ही पैदा हों, लड़कियां कभी ना हों, और जब भी लड़की होती थी तो एक प्रथा के चलते उसकी बलि दे देते थे ताकि उनकी फसल अच्छी हो सके। जो कुछ भी भानु देवी ने साक्षी को सुनैनी के बारे में बताया था वो सब झूठ था। वो कोई डायन नहीं थी बल्कि असली डायन तो भानु देवी थी जो ऐसे काम करती थी। उन 3 बच्चों को सुनैनी ने नहीं मारा था, बल्कि जब सुनैनी की बच्ची को राजवीर ने कुएं में फेंक दिया था तो सुनैनी बच्ची को बचाने के लिए कुएं में कूद गई थी और सुनैनी को बचाने के चक्कर में भानु देवी के 3 बच्चे भी कूद गए थे, तो इसी सब में सभी की मौत हो गई थी। और अब सुनैनी और उन 3 बच्चों की आत्मा अपना दर्द लेकर भटकती आ रही थी। सुनैनी राजवीर की बीवियों के बच्चों को इसलिए मारती आ रही थी क्योंकि वो उस परिवार का वंश बढ़ने नहीं देना चाहती थी और वो किसी को भी जान से नहीं मारती थी, बल्कि भानु देवी का परिवार उन्हें मार डालता था। क्योंकि जैसे साक्षी को सब कुछ पता चला था वैसे ही सुनैनी ने उन लोगों को भी अपनी कहानी बताई थी, तो उनके घिनौने काम गाँव से बाहर न जाए इसीलिए वो उनको मार डालते थे। और एक वजह ये भी थी कि पेट कटने के बाद वो बच्चा नहीं दे सकती थी, इसलिए भी उन्हें मार डालते थे। उन्होंने रानी को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसने खुद से ही बोलना छोड़ दिया था, तो उसे नौकरानी बनाकर रखे हुए थे। मासूम की हत्या करने को इन लोगों ने प्रथा का नाम दे दिया था और इसी प्रथा के चलते उनका परिवार सालों से बेटियों को मारते आ रहा था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा राज खुलता है कि हेमंत ही भानु देवी का बेटा राजवीर है और उसने ऐसे ही सब खेल रचाया था ताकि वो साक्षी को यहाँ पर ला सके और वो लोग जो अब तक करते आ रहे थे उस काम को कर सकें। ये राज खुलते ही हेमंत उर्फ राजवीर साक्षी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन साक्षी हिम्मत दिखाते हुए उसके गर्दन पर चाकू रख देती है और कहती है कि ये छोरी इस बच्ची को जन्म देगी और उस पर तेरी परछाई भी नहीं पड़ने देगी। इतना कहकर साक्षी वहाँ से जाने लग जाती है। तभी राजवीर उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन साक्षी का साहस देखकर रानी को भी हिम्मत मिल जाती है और अब तक जिस हथियार से वो लकड़ी काटती आ रही थी उससे राजवीर को ही काट डालती है और भानु देवी और कजला को भी खत्म कर देती है। साक्षी अब उसी जगह पर आ खड़ी होती है जहाँ से कई रास्ते जाते थे और उसे नहीं पता था कि कौन सा रास्ता बाहर जाता है। तभी वहाँ पर वो 3 बच्चे आते हैं और मुस्कुराते हुए उसे सही रास्ता बता देते हैं। साक्षी जब जाने लग जाती है तभी उसके साथ रानी भी आ जाती है, क्योंकि वो इस नरक में रहकर क्या ही करती, तो वो भी साक्षी का साथ पकड़ लेती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मूवी है वो बाकी बॉलीवुड हॉरर मूवीज से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो एक काफी बड़ा मैसेज देने का काम करती है। वैसे तो ये मराठी मूवी लपा छपी का रीमेक है, तो कह सकते हैं कि छोरी लपा छपी मूवी का हिंदी वर्जन है, क्योंकि जो उस मूवी के डायरेक्टर हैं उन्होंने ही छोरी मूवी को डायरेक्ट किया है, तो एक हिसाब से उन्होंने अपनी ही मूवी को हिंदी में बनाकर रीमेक किया है। ये मूवी हमें हमारे ही समाज के एक गुनाह से रूबरू कराती है, जो कि कुछ जगह पर तो उसे गुनाह माना ही नहीं जाता। ये पता चलने
पर कि जो पैदा होने वाला है वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है, और ये जानने पर उसे कोख में ही मार डालना ये सबसे बड़ा गुनाह है, जिसकी ज्यादा बड़ी कोई सजा भी नहीं है। दरअसल परिवार वाले ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि लड़की होगी तो खर्चा ज्यादा होगा, लड़की होगी तो सुरक्षा ज्यादा करनी होगी, लड़की होगी तो दहेज देना होगा, लड़की होगी तो खानदान कैसे बढ़ेगा, और ना जाने ऐसे कई विचार लोगों के मन में होते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में जो बच्ची पैदा ही नहीं हुई उसे कोख में ही मार डाला जाता है और इस हत्या की कहीं सुनवाई भी नहीं होती। जो लड़की ना पैदा करने की वजह है उसमें हम ही शामिल हैं, और जो लोग बच्चियों को पैदा होने से पहले ही मार डालते हैं उसमें भी हम ही शामिल हैं। इसीलिए किसी और को गाली देने या बुरा भला कहने से पहले एक बार आप खुद के बारे में सोचिएगा कि आप कितने अच्छे हैं और कितने बुरे। वैसे अब तक जो होता आ रहा था वो धीरे धीरे अब बदल रहा है और काफी हद तक चीजें बदली हैं। सरकार ने भी कई स्कीम्स निकाली हैं जिससे कि लड़कियों को बढ़ावा मिल सके, और ऐसे ही कई कैंपेन चलाए जाते हैं जिसमें कि बताया जाता है कि कन्या भ्रूण हत्या कितना बड़ा पाप है। इन सब बातों के जरिए मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं कि कृपया करके आप अपने मन में ऐसी घटिया सोच मत बनाइएगा, क्योंकि एक लड़की अपने जीवन में बहुत से किरदार निभाती है। वो आपकी माँ भी होती है और आपकी बहन भी और आपकी बीवी भी होती है, और सब आपकी केयर ही करते हैं। तो जितना प्यार आप अपनी माँ से करते हैं उतना ही प्यार अपनी बेटी को भी दें। और ये जो भी बातें आपके मन में आती हैं कि बेटी होगी तो कैसे चलेगा, वो सब मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आज के जमाने में तो बेटियां परिवार का नाम ज्यादा रोशन कर रही हैं। मेरे ज्यादातर सब्सक्राइबर नौजवान लोग ही हैं, तो उम्मीद है कि वो मेरी कही बातों को थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। और वैसे तो आज का युवा काफी समझदार है और वो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत, तो मुझे उम्मीद है कि कोई भानु देवी और कजला के कैटेगरी में नहीं आता होगा। अब बात करें हम एक्टिंग की, तो नुसरत ने अपने किरदार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है और उनकी एक्टिंग की लोगों ने काफी तारीफ की है और मुझे भी उनकी एक्टिंग काफी सही लगी। वहीं बाकी कलाकारों ने भी अपने रोल को बखूबी तरीके से निभाया है। ये मूवी भले ही हॉरर कैटेगरी में आती हो, लेकिन इसमें हॉरर जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझ जैसा इंसान जो हॉरर मूवी आंखों पर हाथ रखकर देखता है वो भी आराम से देख ले तो समझ लीजिए कि मूवी डरावनी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप हॉरर मूवीज देखना पसंद करते हैं तो इस मूवी से आपको निराशा ही हाथ लगेगी, लेकिन अगर आप मूवी को देखेंगे तो काफी अच्छा मैसेज सीखने को मिलेगा। तो अगर आप मूवी को देखना चाहते हैं तो इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन छोरी मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।